बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे एसएससी स्टेनो से रिलेटेड वीडियो। तो आज की वीडियो एसएससी स्टेनो से रिलेटेड ही है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एसएससी स्टेनो क्या होता है, यानी कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं उन सभी डाउट्स को आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा अगर एंड तक देख लोगे तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। एसएससी स्टेनो क्या होता है, क्या नौकरी लगती है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितनी सैलरी होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, एग्जाम पैटर्न, कैसे तैयारी करें, मतलब जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं मैंने खुद रिसर्च करके जो चीज़ें मेरे माइंड में थी, जो आपके कमेंट्स थे, जो आपके मैसेजेस थे, आपके डाउट्स थे, सबको कंबाइन करके एक ऐसी शानदार वीडियो बना दी है जिस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है, इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और उस पर बहुत व्यूज आए थे और आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे और स्टेनो से रिलेटेड आप लोगों की डिमांड थी। तो इसीलिए मैंने आज स्टेनोग्राफर से रिलेटेड वीडियो बनाई है। जैसे मैंने सीजीएल सीएचएसएल के बारे में बताया था ऐसे ही मैं स्टेनो के बारे में भी डिटेल में एक एक चीज बताने वाला हूँ आपको। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक किया था और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी में। तो आज की वीडियो एसएससी स्टेनो के बारे में होने वाली है, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, स्टेनो, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आज हम स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए होती है, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें मैथ्स नहीं आता। तो वो एस्पिरेंट्स जो मैथ्स में वीक हैं, जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है, और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत शानदार नौकरी है। सिर्फ 12th पास चाहिए हो, मैथ्स आना नहीं है इस पेपर में। बट एक चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, शॉर्ट हैंड। वो वीडियो आप पूरी वीडियो देखते चलो, आपको एक एक चीज़ डिटेल में मैं बताता चलूँगा। शॉर्ट हैंड आपको अगर सीखनी आ गई, आपने अगर शॉर्ट हैंड सीख ली, लगभग मतलब जितने समय में आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी रिटर्न एग्जाम की, उसी ड्यूरेशन में आप साथ साथ शॉर्ट हैंड सीखते चलेंगे तो आप आराम से शॉर्ट हैंड के मास्टर बन जाएंगे। इतने समय में आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसका कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि सब लोग शॉर्ट हैंड नहीं सीख पाते। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हैंड आता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख ली तो रिटर्न एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि एसएससी स्टेनो की सैलरी सीजीएल के बराबर भी होती है। इसके अंदर अलग अलग नौकरियां होती हैं, तो इसमें कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसकी सैलरी सीजीएल की सैलरी के बराबर होती है, बट पता नहीं लोग मानते क्यों नहीं है। बहुत सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के साथ भी मेरी वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, जिन्होंने खुद अपने मुंह से बताया हुआ है उनकी कितनी सैलरी है, फिर भी लोग कमेंट्स में क्रिटिसाइज करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। देखो भाई, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे गलत चीज़ मत लिखो। इसमें अलग अलग नौकरियां होती हैं, इसमें अलग अलग सैलरी होती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ना कि सिलेक्टेड एस्पिरेंट के साथ ही मेरी रील और शॉर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने खुद बताया है। तो आप वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा। और बहुत अंडररेटेड नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। मतलब इसमें आपको फ्री टाइम भी काफ़ी मिल जाता है, आपकी बैलेंस लाइफ रहती है, आपको फैमिली टाइम भी मिल जाता है। साथ में अगर किसी और पेपर की तैयारी करनी है तो इतना समय भी मिल जाता है कि आप उस पेपर की तैयारी भी कर पाओ। तो डिटेल में डिस्कस करने से पहले बहुत सारे लोग मुझसे बुक्स के बारे में पूछते हैं, तो आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छी किताब है, ओसवाल की किताब है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और देखो, एसएससी के किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, स्टेनो की कर रहे हो। तो ये किताब स्टेनो के लिए, ऐसे वैसे सीजीएल सीएचएसएल सभी की किताबें आती है, बट क्योंकि आज हम स्टेनो का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको स्टेनो के बारे में बता रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल अपडेटेड किताब है और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जब आप इसमें पढ़ोगे, सॉल्व पेपर्स पढ़ोगे, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं अच्छे से। जो लोग भी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग इस किताब को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किताब लेने से पहले आप खुद भी एक बार किताब को देख लेना, चाहे आप ऑनलाइन देख लेना, चाहे मार्केट में किसी शॉप पर जाकर किताब को देख लेना। बाकी पर्सनली मुझे अच्छी किताब लगी और आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल है। साथ ही में आप एक और किताब भी ले सकते हो वोकेबलरी के लिए। जैसे इंग्लिश की वोकैब में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है, और देखो मैथ्स तो स्टेनो में आनी नहीं है, 3 सेक्शंस ही आने हैं आपके। तो वोकेबलरी में कहीं मतलब ऐसा ना हो कि वोकेबलरी की वजह से आपके मार्क्स कट जाएं, तो वोकेबलरी के लिए ये किताब भी ले सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग पहले किताब को देखना, आपको अगर किताब अच्छी लगती है, आप फुली सेटिस्फाइड हैं, तो आप किताब को ले लेना। बट मेन चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं
और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ही है मेन जो मैंने आपको किताब बताई है। फटाफट से एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे वीडियो में। देखो एग्जाम पैटर्न में आपके 3 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने आपको इंग्लिश की वोकैब की अलग से किताब भी बताई है, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इंग्लिश में गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए, गलती के चांसेस किसी में भी नहीं होने चाहिए, बट स्पेशली इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपके 100 सवाल आते हैं, रीजनिंग और जीके में से आपके 50+ सवाल आते हैं। हर सवाल 1-1 नंबर का है, यानी कि 100 नंबर की इंग्लिश है, 50 नंबर की जीके है और 50 नंबर की रीजनिंग है। टोटल 200 सवाल आ रहे हैं पेपर में और टोटल 200 नंबर का ही पेपर है, यानी कि हर सवाल 1 नंबर का है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, यानी कि सवाल सही हुआ तो 1 नंबर मिल रहा है, सवाल छोड़ दिया ना कोई नंबर मिलेगा ना कोई नंबर कटेगा, सवाल गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब इन लोगों की नौकरियां कहाँ लगती हैं, तो इन लोगों की नौकरियां अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में लगती हैं। ये जो स्टेनोग्राफर की नौकरी होती है, ये एज अ पीए, एज अ पीएस, यानी किसी सीनियर ऑफिसर के साथ, कमिश्नर के साथ, एडिशनल कमिश्नर के साथ, किसी सीनियर ऑफिसर के साथ, उनके पीएस की तरह भी काम कर सकते हैं, उनके पीए की तरह भी काम कर सकते हैं, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, और बहुत शानदार नौकरी होती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप सी की जो एज लिमिट है ये होती है 18 से 30 साल और ग्रुप डी की एज लिमिट होती है 18 से 27 साल। एज लिमिट कैलकुलेट कब से होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट कब से होगी, जैसे 12th पास आप चाहिए तो उसकी थ्रेशोल्ड डेट क्या है, किस डेट से कैलकुलेट होगी, ये ना हर साल हो सकता है, कुछ चेंजेस हो, जनरली 1 अगस्त रहती है, बट फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये हर साल अलग भी हो सकती है। तो उसके लिए जिस साल के पेपर को आप टारगेट कर रहे हो उस साल का नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड डेट क्या है, कि उस डेट तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, उस डेट तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। ये आपका जो सबसे पहला पेपर है टीयर 1 है। जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं वो लोग टीयर 2 देते हैं। टीयर 2 होता है शॉर्ट हैंड, जिसको स्टेनो भी बोल सकते हैं। जिन लोगों को शॉर्ट हैंड या स्टेनो के बारे में नहीं पता है, शॉर्ट हैंड या स्टेनो एक किस्म की अलग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसी अलग लैंग्वेज है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी जाती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि माई नेम इज़ निशांत कपूर, इसको अगर आपको शॉर्ट हैंड में या स्टेनो में लिखना है तो आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, ताकि आप फटाफट से जल्दी से लिख पाओ। इसका रीज़न क्या है, जैसे मैंने बताया आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आप सीनियर ऑफिसर्स के साथ हैं। अब मान लो आपके सीनियर ऑफिसर ने, जिनके साथ आप अटैच्ड है, मान लो आप किसी कमिश्नर के पीएस हैं, उन्होंने आपको कोई डिक्टेशन देनी है और वो डिक्टेशन वो बोलते जा रहे हैं, फटाफट आपको लिखना है। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखोगे तो कितना समय लगेगा, उस समय को बचाने के लिए, फटाफट से जल्दी लिखने के लिए स्टेनो या शॉर्ट हैंड होती है, और इनका काम ही ये होता है। और ये ना सुनने में मुश्किल लग रहा होता है, लोगों ने ना डर क्रिएट किया हुआ है कि बहुत मुश्किल है, बट अगर आप सीरियसली सीखते हो तो आप 6 महीने में बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ये शॉर्ट हैंड भी आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट एसएससी स्टेनो में ग्रेड सी और ग्रेड डी 2 अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, आप वीडियो देखते चलो, आपको सारे डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। जैसे एज में भी देखो डिफरेंस था ना, एज लिमिट भी दोनों की अलग अलग थी, ऐसे ही शॉर्ट हैंड की स्पीड भी अलग है दोनों की। आप अगर ग्रेड सी दे रहे हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप ग्रेड डी दे रहे हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ग्रेड डी के लिए आपका जो शॉर्ट हैंड में आपको जो टाइम मिलेगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो आपको 50 मिनट मिलेंगे, और अगर आप हिंदी लैंग्वेज में करते हैं तो आपको 65 मिनट मिलेंगे। वहीं ग्रेड सी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट मिलेंगे और हिंदी लैंग्वेज में 55 मिनट मिलेंगे। आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बट सिलेक्शन होने के बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद, आपको पेपर में तो आपकी चॉइस है, आप चाहे हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो, बट एक बार सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंडेटरी हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज भी सीखना। यानी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि बोलेंगे 4 दिन में सीख के आ जाओ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं होती। बहुत समय मिलता है आप लोगों को, एम्पल टाइम होता है, इतने समय में आप लोग ईजिली सीख पाते हो। और बेटर है ना, जितनी चीज़ें सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब लाइफ में आपको जितना ज्ञान मिले, जितनी चीज़ें सीखने को मिले, पढ़ाई कभी वेस्ट तो नहीं जाती ना। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, अगर नौकरी नहीं भी मिलती, सिलेक्शन नहीं भी मिलती, तो कभी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, कभी ना कभी लाइफ में जरूर काम आती है। अब ये दोनों लैंग्वेजेस आने का रीजन ये है कि इसकी अलग अलग लोकेशंस होती हैं, और जो ऑफिसर होंगे वो ऑफिसर हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आपको ये भी नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दोनों लैंग्वेजेस सीखनी जरूरी होती है। अब हम आगे सैलरी और बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखो एसएससी लेवल के जितने भी पेपर है उनका मोर और लेस सिलेबस काफी हद तक सेम ही है। चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, सीपीओ है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बट मेन डिफरेंस क्या है, स्टेनो में मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स की जगह शॉर्ट हैंड आ रही है। तो इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इन तीनों का सिलेबस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आपको इंग्लिश का सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पर।
इसके बाद आपको रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसके बाद आपको जीके का सिलेबस दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये मेजर इंपॉर्टेंट सिलेबस है, यानी कि जो मेजर मेन बड़े चैप्टर्स और जो मेन बड़ा सिलेबस है वो ये है। बाकी छोटे छोटे एक चैप्टर को तोड़कर उसको 10 चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका रिटन एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि आप ना 20 लोगों से बात करके देखो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, 20 में से आपको 2 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको शॉर्ट हैंड आता होगा। तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं अच्छे से तो एसएससी स्टेनो का पेपर निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है और कंपटीशन कम होने का रीजन ही शॉर्ट हैंड है। मैथ्स आ नहीं रही है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, शॉर्ट हैंड सीख लो, सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। अगर सैलरी की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी सैलरी सीजीएल की सैलरी के बराबर भी होती है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, गलत बात नहीं है। इसमें 2 ग्रेड है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी में 2 अलग अलग टाइप की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। तो देखो सीजीएल से भी जब आप नौकरियों में लगते हो तो उसमें 4600 ग्रेड पे भी होता है, 4200 ग्रेड पे भी होता है। अब यहाँ ग्रेड सी में भी 4200 और 4600 ग्रेड पे है, तो बेसिक पे उतनी होगी ना जो सीजीएल में थी। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा कि सैलरी सीजीएल की सैलरी के बराबर होगी। और ग्रेड डी की जो नौकरी होती है वो 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो ग्रेड सी में जो आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है वो आपकी इनिशियल कैश इन एंड सैलरी लगभग 70 से 75 हज़ार के आसपास होती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। और सिर्फ 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चीज़ देखो। अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, वैसे मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया है कि आप अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में सीनियर ऑफिसर्स के पीए पीएस इस टाइप की जॉब्स मिलती है। तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा? एक तो जैसे जो मेन है शॉर्ट हैंड स्टेनो की, अगर वो कुछ डिक्टेट कर रहे हैं, कोई ड्राफ्ट है आपको बता रहे हैं, वो आपको लिखना है, वो आपको टाइप करना, ये रहेगा। साथ में आपको उनके ऑफिशियल वर्क्स मैनेज करने होंगे, यानी कि उनकी कहीं किसी के साथ मीटिंग है, किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, उस सबको मैनेज करना, ध्यान में रखना कि किसको किस समय पे मीटिंग का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, किसका कब मीटिंग है, मतलब हर चीज़ को मैनेज करना कि किस समय पर आपके ऑफिसर बिजी हैं, कब वो फ्री हैं। साथ में ऑफिस के और एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कुछ कनेक्ट करना है, किसी जूनियर से बात करानी है, कुछ करना है, तो इस टाइप से, मतलब कहने का मतलब आप समझो कि ऑफिशियल वर्क सारे मैनेज करने हैं और साथ में एक किस्म से आप उनके असिस्टेंट हैं, आप सीनियर ऑफिसर के पीए या पीएस। और मेन ये है कि ये बहुत ही शानदार नौकरी है, अंडररेटेड नौकरी है, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस नौकरी के बारे में। अच्छी सैलरी है, बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है, समय मिल जाता है हर चीज़ के लिए, फैमिली के लिए समय मिल जाता है, साथ में अगर किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी खूब समय मिल जाता है। और बेसिक फिजिकल मेडिकल होता है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। मैंने कोशिश करी है कि एसएससी स्टेनो से रिलेटेड सारी चीज़ें आज डिस्कस करूं। फिर भी कोई भी डाउट रह गया मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पर या कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगे मैक्सिमम लोग वीडियो को शेयर कर दें।